आज है 24 जुलाई और आज के टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल जो हमने पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, संडे के न्यूज़पेपर में काफ़ी आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी न्यूज़ ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, उसको दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए और आपको हर एक चीज़ है जो वो अच्छे वे से याद रहे। अब इसमें सबसे पहली जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो ईडी है, मतलब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि पावर तो नहीं कि एक उस ट्रिगर पॉइंट पे है कि काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। तो एक हलचल हमें बंगाल में देखने को मिली जहाँ पे बंगाल के जो मिनिस्टर हैं उनको 2 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। ठीक है, उनका नाम है पार्था चैटर्जी। इनके घर से कुछ 20 करोड़ जो रुपीज़ है वो तो अभी मिले ही मिले हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप गूगल करोगे, है ना। तो इसमें दिखाने का कुछ बनता नहीं था, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं दिखाई आपको। इसमें जो स्कैम बताया जा रहा है, स्कूल सर्विस जो कमीशन है उसमें जो स्कैम अभी बताया जा रहा है, और अभी तो रेड किया घर पे तो 20 करोड़ तो ऐसे ही मिले हैं और बाकी जो चीज़ें और मिलती हमें दिखाई देती हैं। और ये जो मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर रहे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम 2014 टू 21। ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। उसके बाद में जो ईडी का एक्शन हमें देखने को मिला, और ईडी के एक्शन में पहले ही बार में उनको एक ही जगह से 20 करोड़ की जो अमाउंट है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये न्यूज़ तो वैसे एक पॉलिटिकल बन जाती है, बट ईडी जो टॉपिक है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ईडी का जो टॉपिक है, लेकिन दोबारा से आज फिर डिस्कस करेंगे। मैंने इसी वजह से बोला कि काफ़ी चीज़ें ऐसे जो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, आपका रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, आपको ध्यान से सुनना है और जो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा आपने बतानी है। अब सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम ईडी की बात करें, इसका ओरिजिन इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पे था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर था, है ना। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और इसका नाम रख दिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सिंपल सी चीज़, अपना मतलब टिप्स पे कर लो, आपको याद रहनी चाहिए ये पक्के तौर पे। हमने जो बात यहाँ पे की है कि पहले इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बना तो रेवेन्यू अफेयर्स के अंडर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसके मेन जो काम है हमने पहले भी डिस्कस किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को इंप्लीमेंट करना एक अच्छे वे से, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए 2002 को एक अच्छे वे से इंप्लीमेंट करना। इसके और भी दो जगहों पे मतलब जो पावर ये गेन करता है, एक और भी एक्ट है। उसमें पहला जो एक्ट है वो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है, और नंबर 2 वाला जो एक्ट है वो कौन सा है यहाँ पे, कॉफी पोसा एक्ट, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। तो इन दोनों एक्ट के अंडर जो है वो इनको पावर मिलती है। ठीक है जी। अब सेकेंड न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, ये भी GS2 से ही रिलेटेड है। हमारी GS2 से ये जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें खादी फ्लैग मेकर के बारे में बात की गई है। आपको पता है हमारा जो फ्लैग है तिरंगा, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे जो BIS है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसका एक रिकग्नाइज्ड सेंटर है जिसका नाम है कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ। ठीक है, ये कर्नाटका में है। ये इस बार थोड़ा सा डिप्रेस है। उसका रीजन क्या है, लास्ट टाइम जब हम बात करते हैं तो ये हर एक बार कुछ 2.5 करोड़ का इनका ऑर्डर होता है तिरंगे के लिए, लेकिन इस बार वो ऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फ्लैग कोड को चेंज कर दिया और उसने बोला जो फ्लैग्स है वो पॉलिस्टर के भी बन सकते हैं। सो अगर पॉलिस्टर के फ्लैग्स बन सकते हैं तो और भी कंपनीज ने इसको बनाना स्टार्ट किया। तो इसकी जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो बिक्री है, जो इसका मतलब जो इसका सेल है वो कम हो जाती है। लेकिन इसने सोचा था, इस संयुक्त संघ ने जो खादी वाली, इसने सोचा था कि यार इस बार तो बहुत अच्छे वे से जो गवर्नमेंट है इसको सेलिब्रेट करने की बात कर रही है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही है। तो उस महोत्सव में शायद से जो फ्लैग्स हैं उनकी जो सेल है वो ज़्यादा होगी। इनके पास 5 करोड़ की जो चीज़ है यहाँ पे पड़ी है। अब इस चीज़ के बाद में ये थोड़े से दुखी हैं। तो फ्लैग कोड को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको हमने क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है जी। तो चेंज किया है तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे एक प्रॉपर वे से याद रखना है कि अब पॉलिस्टर का भी जो फ्लैग है वो बन सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो कुछ रिगार्डिंग है कि विमेन गैंग रेप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए, ये ना न्यूज़ इस तरह से मैं क्या ही अब इसमें बात करें, लेकिन ये GS2 से गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इस चीज़ से ये जो चीज़ है उसके अंडर आ जाती है, या फिर मेंटालिटी।
ठीक है, मेंटेलिटी ऑफ पीपल। ये वाली जो चीज़ है ये सबसे मुझे लगता है हेनस क्राइम वैसे तो है ही है, लेकिन ये सबसे बुरी चीज़ है जहाँ पे आप बिना किसी के कंसेंट से, ठीक है जी, उसको रेप कर रहे हो यार। ये सबसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर बात करें विमेन डिस्क्रिमिनेशन, विमेन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, विमेन वायलेंस, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस तरह के जो केसेस है वो हमें जनरली देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए ये ना वो चीज़ें हैं जो एक बार में ठीक नहीं होती। अगर हम बात करें कि यार भी आज ही ठीक हो जाएंगी या कल ठीक हो जाएंगी, नहीं, इनको टाइम लगता है। इनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लॉ जितने मर्जी स्ट्रिंजेंट बनाते रहो, लेकिन उसके चलते हुए भी लोग रेप कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको अपने जो कंट्री में जो लोग हैं उनकी वैल्यूज़ पे काम करना पड़ेगा, उनके वैल्यू सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगर वैल्यूज़ अच्छी देंगे तो मे बी वो आगे जाके एक इम्प्रूव वे में काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ कहना नहीं है, कहीं मतलब कुछ होता ना कि भाई सिर्फ हम बोल देते कि यार एथिक्स पे काम करना चाहिए, लेकिन खुद हम कर नहीं पा रहे, तो वो जो चीज़ है वो बड़ी बुरी होती है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ अगर इंप्रूव होएंगी तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है इसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत बुरी चीज़ है। आप देखना कहीं जो एनालिसिस आते हैं उसमें नहीं कवर की होगी ये चीज़, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए आप ना एक जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना। एक ना मैरिटल रेप, ठीक है, मैरिटल रेप, और दूसरा रेप, ये जो नॉर्मल रेप जो लोग कर रहे हैं ये वाले, वो तो आपको पता है। मैरिटल रेप के बारे में आपने एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा प्लीज़ आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले दिन मतलब कल को ही टॉपिक वो कवर कर लेंगे हम, ठीक है, अलग से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पहले एक तो होता है पेंडेमिक, है ना, हमने अभी कोरोना के टाइम में काफ़ी चीज़ें देखी। तो पेंडेमिक के एक स्टेप बिलो अगर हम बात करते हैं कि स्टेप वाइज चीज़ें रहती है, तो उस स्टेप के नीचे एक चीज़ रहती है जिसका नाम क्या रहता है यहाँ पे, हम उसको बोलते हैं हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, PHE। पब्लिक हेल्थ जो इमरजेंसी है राजे, मैं आपको बता दूं, मंकी पॉक्स को बता दिया गया, बोल दिया गया, किसने बोला, ये WHO ने। तो WHO ने जो मंकी पॉक्स है उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का नाम दे दिया है। तो ये जो चीज़ है आपने इस चीज़ को याद रखना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और मंकी पॉक्स होता क्या है उसके बारे में भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मंकी पॉक्स की बात करें तो ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। मतलब जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये एनिमल टू ह्यूमंस जो है वो फैला, ठीक है। उसके बाद में ये एंडेमिक है टू नाइजीरिया, मतलब ये एंडेमिक का मतलब वहाँ से ही ये जो है वो चीज़ आई, एंडेमिक है टू दी नाइजीरिया। फिर अगर हम बात करें मंकी पॉक्स वायरस का जो नाम मतलब जो चीज़ है, ये मेंबर है ऑफ द ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द फैमिली ऑफ पॉक्स विरिडे, ठीक है, पॉक्स विरिडे। और इसका तो द म्यूचुअल जो नेचुरल होस्ट है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। दूसरी चीज़ एनिमल्स में पाया जाता है। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, जहाँ पे ये सबसे पहले हमें देखने को मिला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज थी मंकीज़ की, वहाँ पे हमें देखने को मिला, तो इसका नाम हमने मंकी पॉक्स रख दिया। इसका जो आउटब्रेक है हमने पहले रिपोर्ट किया 1958 में इन द मंकीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इन द ह्यूमंस इन 1970, ठीक है, वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही हमें देखने को मिला था। 17 में नाइजीरिया ने एक्सपीरियंस किया था लार्जेस्ट आउटब्रेक, ठीक है, 40 इयर्स आफ्टर द लास्ट कन्फर्म्ड केस। सब्सिक्वेंटली ये जो डिजीज़ है वो हमें रिपोर्ट हुआ काफ़ी वेस्टर्न में, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में भी हमें ये जो डिजीज़ है वो देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन आपने अब यहाँ पे याद रखनी है, क्लियर। तो मंकी पॉक्स के बारे में भी हमने कवर किया यहाँ पे। अगली न्यूज़ जो आज हमने कवर करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक डैम को लेकर है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक और जो न्यूज़ है जो मुझे कुछ खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, जैक फ्रूट जो है, जैक फ्रूट में वो बोला जा रहा है कि कुछ फंगस जो डिजीज़ है वो फंगल डिजीज़ डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। इसका नाम है एथेलिया रॉल्फसी। ये फंगल पैथोजन है जो कि मेजर थ्रेट है टू दी क्रॉप्स, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बस याद रखना है ये वाली चीज़ को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ मुझे लग रही है कि जो पेपर में पूछी जा सकती है, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे GS1 का पार्ट बन जाता है, रिवर्स का, ठीक है, रिवर्स एंड डैम्स का। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ जो रजे है वो श्री साइलम डैम है, ठीक है जी। पहली तो आपको यही पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में श्री साइलम जो डैम है वो किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, आपने मेरे बताने से पहले ही बताना है,
ठीक है। तो सिरी साइलम डैम आपने बताना है। अभी आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सिरी साइलम डैम है उसमें ना काफ़ी जो फ्लड्स आ रहे थे, तो इसके गेट ओपन किए, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये सिरी साइलम जो डैम है ये कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में। ये लोकेटेड है इन दी नालामाला हिल्स, राइट। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर एक सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की आफ्टर गोदावरी। ये ओरिजिनेट होती है नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट्स के बीच में से जाती है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को हमें मिलता है कि कौन कौन सी स्टेट में से गुजर रही है। महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, प्लीज रिमेंबर। तुंगभद्रा, मालाप्रभा, कोयना, भीमा, घाटाप्रभा, यरला। देखो अब भीमा को याद रखना, भीमा और कृष्णा, ठीक है, वो दोनों करेक्टर्स, ठीक है जी, महाभारत। और भीमा कृष्णा याद रखोगे ऐसे, मालाप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, येरला, वारना, डिंडी, मूसी एंड दूधगंगा। प्लीज इसको आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पत्ती सीमा, ठीक है, इस नाम को आपने दिमाग में रखना है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। पत्ती सीमा जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो कि गोदावरी विद कृष्णा को कनेक्ट करता है थ्रू दी पोलावरम राइट कैनाल, राइट। तो ये प्लीज आपने याद रखना है। जो सरप्लस वो रहता है ना गोदावरी वाटर टू कृष्णा रिवर, ये डाइवर्ट करता है। डन, ठीक है जी। तो ये एक न्यूज़, तो ये आज हमने जो डिस्कस की है बड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हमारी कंट्री में ना पहले जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो पैसे हैं हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा जीडीपी का बहुत कम जो पैसा है वो हम वहाँ पे देते हैं। कहाँ पे? अपने मतलब हम मान के चलो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साइंटिस्ट जो है वो थोड़ा सा देखिए ना, यहाँ पे जीएसटी जो है वो हाइक कर दी है इन दी ऑन दी लैब इक्विपमेंट। तो ये थोड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसको थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें कितना किया कितना नहीं किया ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कंसर्न की बात है तो मेंस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हो, अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ देखते हैं राजे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज रिगार्डिंग आफ्टर ग्रेन डील रशिया हिट्स यूक्रेन पोर्ट। बड़े ही मतलब ना, एक होता है पहले आप मिलके जाओ, आपने बैठ के टेबल पे बैठ के कुछ मीटिंग कर ली है ना, उस मीटिंग में कुछ डिसाइड हो गया और उस चीज़ के बाद में ठीक है जो भी कंडीशंस हो, अब सपोज कर लो आपने किसी के साथ में कोई डील कर ली है ना, अब उसके बाद में चाहे एडवर्स कंडीशन बन जाए अपनी जुबान पे तो रहना ही चाहिए। लेकिन कई लोगों का ऐसा ही रहता है, जैसे रशिया ने अभी किया, रशिया ने डील की थी किसके साथ में? यूक्रेन के साथ में। मैं आपको बता दूं कि जो वीट है, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सीड्स हो गए, ये वाली जो चीज़ है 20% तो वर्ल्ड को रशिया सप्लाई कर रहा था और 8% कौन कर रहा था? यहाँ पे यूक्रेन कर रहा था। और ये जो करता कहाँ से था? ब्लैक सी है, जो ब्लैक सी के पोर्ट्स से सभी कंट्रीज को, टर्की ये वो को जाती थी वीट। अब हमने भी तो जवाब दे दिया था, आपको याद होगा पहले। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया? रशिया ने ब्लॉकेड कर दिया। अब ब्लॉकेड करने के बाद में जब ये ब्लॉकेड होता है तो ऑब्वियसली जो वीट की डिमांड है वो तो उतनी है, डिमांड तो उतनी इंक्रीज है, लेकिन सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। जिस चीज़ की वजह से प्राइस क्या हो गया? वीट का इंक्रीज हो गया और वहाँ पे हमें फूड प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन देखने को मिली। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो टर्की है, ठीक है, मैं आपको इस न्यूज़ से अलग चीज़ बता रहा हूँ। जो टर्की है उसने क्या किया, यहाँ पे टर्की और यूएन ने आके डील करवाई है इनके दोनों के बीच में कि भाई आप ऐसे करो। रशिया को बोला जो ब्लॉकेड आपने किया हुआ है ब्लैक सी में उसको हटाओ यार, वीट को तो एक्सपोर्ट करने दो ना, जो खाने पीने वाली चीज़ें उसको तो आप भेजने दो। लेकिन अब ये डील होगी प्रॉपर वे से बैठ के। लेकिन बाद में अब देखो ना रशिया ने क्या किया, रशिया ने हिट किया यूक्रेन पोर्ट को, जहाँ पे उन्होंने वो भेजनी थी चीज़ वहीं पे उन्होंने अटैक किया और वहाँ पे 2 मिसाइल तो उन्होंने चलो ठीक है उसको डिफेंड कर लिया, ठीक है, लेकिन 2 मिसाइल्स वहाँ पे हिट की और वो जो चीज़ है वो प्रॉब्लम में दोबारा से आती हुई हमें दिखाई दी। ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है, थोड़ी तो क्या काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इस चीज़ को जो रशिया उसको भी अब देखना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है फेब के बाद में, अब ये जो चीज़ है वो हुई थी लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट एक अच्छे वे से नहीं हो पाई, ठीक है जी। तो ये न्यूज़ किस चीज़ की बन जाती है? GS2 की न्यूज़ बन जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की। देन अदर कंट्रीज कैन ज्वाइन सीपेक फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, चाइना और पाकिस्तान ये चीज़ बोल रही है। अब सीपेक क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कुछ नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हाईवे हो गया, मोटरवे हो गया, गवादर मोटरवे हो गया, कुछ रेलवे हो गया, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं ताकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन पाए और जो ट्रेड है वो अच्छे वे से हो पाए। अब एक ना चीज़ यहाँ पे, मतलब ये तो एक तरह से ना इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि इंडिया ज्वाइन कर सकता है ना, या फिर कोई और कंट्री ज्वाइन कर सकती है, लेकिन इंडिया कभी ज्वाइन नहीं करेगा। उस चीज़ का रीज़न क्या? अब यहाँ पे देखिएगा राजे, यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ठीक है। दिस इज़ द साइचिन, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे वी आर हैविंग साइचिन ग्लेशियर, दिस विल बी दी सक्शिगम वैली, ठीक है, सक्शिगम वैली, एंड दिस इज नथिंग बट दी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। नाउ वी कंसीडर दिस पीओके एज आर, ठीक है, चाहे वो अभी पाकिस्तान के पास में है, चाहे वो एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन वो हमारा ही है, हम ये मान के चलते हैं। और इसी वजह से जो मैप है वो आपको पता है किस तरह से हम बनाते हैं। अदरवाइज जो मैप है वो कुछ इस वे से यहाँ पे जो हमारे वाला पार्ट है कुछ इस वे से यहाँ पे बनता है ना, यही होता है। लेकिन यहाँ पे राजे याद रखिएगा, ये पीओके वाला पार्ट हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम यहाँ से ऊपर चलें, है ना, यहाँ से ऊपर से चलें, तो यहाँ से अगर हम ऊपर से चलते हैं तो ये वाला जो सी पैक का पार्ट है ये हमारे पीओके से गुजरा है। और इंडिया ने तभी बोल दिया था कि मैं पीओके को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा, सॉरी नॉट पीओके, सी पैक को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा, बिकॉज वो तो मेरी सॉवरेनिटी को ही आप चैलेंज कर रहे हो। अगर मैंने आज एक्सेप्ट कर लिया तो आप बोलोगे कि यार इंडिया ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया तो उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि पीओके नाम की कोई चीज़ है, तो हमने इस चीज़ को कभी भी ज्वाइन नहीं किया, राइट। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया, सी पैक बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो मतलब जो सी पैक है इज द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जी देखो ना, अभी सी पैक में तो सिर्फ हमने क्या किया, चाइना पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तक ये गवादर पोर्ट है यहाँ पे खत्म, राइट। तो लेकिन जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलाए हुए है। डन, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग वेस्ट वाटर। देखिए उन्होंने बोला कि कितना लोड है कोविड का, कितना लोड नहीं है, हम वेस्ट वाटर से चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस की बात है बस। उस इस न्यूज़ में कुछ खास ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉलरा को लेकर है कुछ। देखिए यहाँ पे आपने जो याद रखना है ये वाली चीज़ कि जो कॉलरा है वो यहाँ पे जिस चीज़ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, क्या नाम है उसका, विवरियो कॉलरे, ठीक है। इसमें कॉलरा क्या होता है कि भाई वॉमिटिंग होना, डायरिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, थकान रहती है, इस तरह से कॉलरा है जो वो इस चीज़ में करता है। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया कि डिक्लाइन हो चुका है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इन 0139 एज की डिटर्मिनिंग फैक्टर इन इट्स डाउनफॉल। वो कहते हैं कि जो 0139 मतलब दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने देखी थी, जो क्या है, मोर देन 200 सेरो ग्रुप्स हैं इस बैक्टीरिया के, और विच ओनली 01 एंड 0139 आर नोन टू कॉज सच इन्फेक्शन दैट लीड्स टू एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। लेकिन जो 0139 है उसकी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो कम होगी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है, देखिए कोई चीज़ है आपकी बॉडी की, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये आप हो, ठीक है जी, यहाँ पे आप हो, ये अगर आपको कोई सपोज करके चलते कॉमन कोल्ड हो रहा है ना, बार बार कोई कॉमन कोल्ड हो गया या कुछ भी हो गया, और आप एक एंटीबायोटिक ले रहे हो बचपन से, वो एंटीबायोटिक है जो वो आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वो कर रहा है, या फिर कोई भी हाँ बैक्टीरिया कर रहा है, अगर आपका कोई गला खराब हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रही है, और वो आप एंटीबायोटिक काफ़ी टाइम से ले रहे हो, तो वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ बनाना लग जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें 0139 में क्या है, डिक्लाइन आया है, तो ऑब्वियसली जो हमारी मेडिसिन है वो अच्छे वे से काम कर पाएंगी। लेकिन जो 01 है अभी भी काम वो वाला जो बैक्टीरिया वो कर रहा है। तो कॉलरा में फूड एसोसिएटेड आउटब्रेक्स हो गए, तो ये वाली जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तभी बोलते हैं कि जो बाहर का खाना है वो हाइजेनिक खाना चाहिए, अदरवाइज डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हो जाता है। ये पहली बार इमर्ज हुआ। देखिए ऑफ दिस टू सेरो ग्रुप्स 01 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 पेंडेमिक वेव्स ओनली टू बी टेम्परेरीली डिस्प्लेस्ड बाय 0139। ये इमर्ज हुआ लेट और 1992 में आता है। फर्स्टली ये हमें देखने को मिला था चेन्नई मद्रास में, चेन्नई दैन मद्रास, राइट। तो ये चीज़ आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है। ये जो राजी डील है, जिस चीज़ के बारे में रशिया यूक्रेन के बारे में बात की गई, ये सारा का सारा हमने ऊपर देखा कि किस तरह से डील हुई थी और किस तरह से उन्होंने इस डील को ब्रेक कर दिया, राइट। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास और ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। और एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी एनपीए। एनपीए होते क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ते हैं। जो एनपीए है वो क्या होंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक सेकंड। तो एनपीए में हमने देखा, यहाँ पे ये पता नहीं क्या होने लगा, एनपीए में यहाँ पे क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। देखिए बैंक का एसेट क्या होता है, पहले तो इसको एक अच्छे वे से समझते हैं। यहाँ पे ये बैंक है ना, बैंक ने अगर उसको किसी बंदे को लोन दे दिया, वो बैंक का क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। उसका रीजन क्या है, जब हम लोन देते हैं तो बैंक ने पैसा दे दिया, मनी दे दिया,
और वापस में क्या आएगा, मनी प्लस क्या आएगा, और उसके साथ में इंटरेस्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा एसेट, राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब जब लोग लोन लेकर पैसा वापस नहीं देते तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसका एसेट, तो उसको हम बोलने लग जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया हमें। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अगर हम देखें कि in most cases that is classified as non performing when the loan payments have not been made for a minimum period of 90 days। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एक नेट है। ग्रोस वाला कौन सा होता है, आर द सम ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैव बीन डिफॉल्टेड बाय द इंडिविजुअल हु हैव अक्वायर्ड लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, वो सम होता है सारे के सारे लोन्स का। ठीक है, लेकिन नेट में हम क्या करते हैं, वो मतलब उसको हम डालते हैं आफ्टर द अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ले हम ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर द अमाउंट दैट इज रियलाइज्ड आफ्टर प्रोविजन अमाउंट। आफ्टर प्रोविजन अमाउंट का राजे मतलब हो गया प्रोविजन अमाउंट का कि जो प्रोविजन थी अमाउंट की, सपोज 100 रुपीज थी, है ना, 100 रुपीज में से जितना इंटरेस्ट लगना था वो वाली जो चीज है, कुछ ना कुछ तो आपके पास आया होगा, उसको डिडक्ट करके हम उसको बोलते हैं नेट वाला। ग्रोस वाला सारा का सारा हो गया ग्रोस। ठीक, तो ये हो गया हमारा एनपीए के बारे में। देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, और कल का न्यूज़पेपर मैं डाल नहीं पाया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी रेगुलर ही डाल रहे हैं, कभी एक आधा दिन रह जाता है। इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। और टिल दी टाइम, ठीक है, कल हम दोबारा मिलेंगे। टिल दी टाइम रिवाइज योर नोट्स और अच्छे वे से पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।